आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय चैप्टर 16 जी। पर बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है सामरिक लचीलेपन से सामरिक अपरिहार्यता तक। हाँ, और ये शीर्षक सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, बिल्कुल। पर इसका मतलब बहुत गहरा है। असल में ये अध्याय भारत की आर्थिक सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी सुनाता है। सही कहा। ये सिर्फ मेक इन इंडिया या आयात कम करने की बात नहीं है। ये इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि भारत दुनिया का बैक ऑफिस बने रहने से आगे बढ़कर एक ऐसा देश कैसे बन सकता है जिसके बिना शायद दुनिया का काम ही ना चले। बिल्कुल। तो आज हम इस अध्याय के सहारे इसी बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यह अध्याय इस बात पर बहुत जोर देता है कि दुनिया बदल रही है। अब व्यापार सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होता, वो जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल का जरिया भी बन गया है। ऐसे में भारत को अपनी पुरानी रणनीतियों से आगे बढ़कर सोचना होगा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम समझेंगे कि स्वदेशी से सामरिक लचीलापन, जिसे स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस कहते हैं, स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस, हाँ, और फिर सामरिक अपरिहार्यता यानी स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी तक का सफर असल में है क्या और इसके जमीनी मायने क्या हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस अध्याय की सबसे पहली और दिलचस्प बात यह है कि ये पुराने जमाने के संरक्षणवाद मतलब प्रोटेक्शनिज्म की वकालत नहीं करता। ये अनुशासित स्वदेशी की बात करता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है ना? अनुशासन के नाम पर सरकार कब मदद कर रही है और कब दखलंदाजी, इसके बीच की लाइन बहुत पतली होती है। हाँ, ये हमेशा एक सवाल रहता है। तो ये नया अनुशासित तरीका पुराने तरीकों से अलग कैसे है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अध्याय इसी का जवाब देने के लिए एक स्तरीकृत ढांचा या टियर्ड फ्रेमवर्क पेश करता है। एक टियर्ड फ्रेमवर्क? हाँ, टियर्ड फ्रेमवर्क। ये ढांचा तदर्थवाद मतलब एडहॉक फैसलों से बचने का एक तरीका है। ये साफ तौर पर बताता है कि सरकार को कहां, कितना और कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए। इसे 3 लेवल्स में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला लेवल क्या है? ये किन चीजों के लिए है? पहला लेवल यानी टियर 1 उन चीजों के लिए है जो देश के लिए बेहद जरूरी हैं। मेरा मतलब है सामरिक रूप से महत्वपूर्ण। अच्छा। और साथ ही जिनकी सप्लाई चेन दुनिया में कुछ ही देशों या कंपनियों के हाथ में है, जैसे कि डिफेंस के कुछ अहम उपकरण या सेमीकंडक्टर चिप्स। हाँ, वो तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs जो दवाइयों के लिए जरूरी हैं। अच्छा, तो टियर 1 एक तरह से कीमत कुछ भी हो वाला नजरिया है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। क्या इसे ऐसे समझना सही होगा? बिल्कुल, आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। यहाँ पर लक्ष्य कम समय में फायदा कमाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि किसी संकट के समय जैसे कि युद्ध या महामारी में हम किसी और देश पर निर्भर ना रहें। यहाँ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है, भले ही शुरुआत में ये थोड़ा महंगा पड़े या उतना कुशल ना हो। यहाँ दक्षता से ज्यादा जरूरी है आत्मनिर्भरता और सुरक्षा। समझ गई। तो टियर 1 तो देश की सुरक्षा और जरूरी चीजों के लिए हो गया, लेकिन उन चीजों का क्या जिन्हें हम बना तो सकते हैं पर शायद किसी वजह से बना नहीं पा रहे? हाँ, यहीं पर टियर 2 आता है। अच्छा। इसमें वो चीजें आती हैं जिनका घरेलू उत्पादन हमारे लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हम शायद बाजार की कुछ कमियों की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन की कमी या फिर जरूरी टेक्नोलॉजी का ना होना। यहाँ सरकार का काम कंपनियों को एक शुरुआती धक्का देना है, एक पुश देना है। लेकिन ये धक्का या समर्थन तो हमेशा के लिए नहीं हो सकता, वरना कंपनियां तो आलसी हो जाएंगी। एकदम सही। इसीलिए अध्याय कहता है कि ये समर्थन बिना शर्त नहीं होना चाहिए। ये एक तय समय सीमा के लिए हो और इसका मूल्यांकन प्रदर्शन के आधार पर किया जाए। और प्रदर्शन का सबसे बड़ा पैमाना है निर्यात। हाँ, निर्यात। अगर कोई कंपनी सरकारी मदद से बने अपने उत्पाद को दुनिया के बाजार में बेच पा रही है, तो इसका मतलब है कि वो वाकई प्रतिस्पर्धी बन गई है। सही बात है। यही असली अनुशासन है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो समर्थन धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। और तीसरा लेवल, जाहिर है हम हर चीज खुद नहीं बना सकते। बिल्कुल, और यही टियर 3 का सार है। इसमें वो चीजें आती हैं जहां आयात पर निर्भर रहने में कोई बड़ा खतरा नहीं है या फिर जिन्हें देश में बनाना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो वहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ जबरदस्ती स्वदेशी करने की कोशिश पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इससे हर चीज की लागत बढ़ जाएगी, है ना? हाँ, ये तो है। तो यहाँ बेहतर रणनीति ये है कि हम किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सप्लाई के स्रोतों में विविधता लाएं, मतलब कई अलग अलग देशों से सामान खरीदें। तो ये ढांचा असल में एक
बहुत समझदारी भरा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि कब हमें हर हाल में आत्मनिर्भर बनना है, कब हमें मदद देकर दुनिया से मुकाबला करना है और कब हमें समझदारी से दुनिया के साथ मिलकर काम करना है। एकदम सही समझा आपने। ठीक है, ये ढांचा तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक व्यावहारिक सवाल उठता है। जब हम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देंगे, खास तौर पे टियर 1 और टियर 2 में, तो चीजें महंगी हो सकती हैं। हो सकती हैं, बिल्कुल। तो इस संतुलन को कैसे साधा जाए कि हम आत्मनिर्भर भी बने और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई भी न बढ़े? ये इस पूरी रणनीति का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है और इसके लिए अध्याय 2 प्रमुख स्तंभों की बात करता है। पहला है राष्ट्रीय इनपुट लागत न्यूनीकरण रणनीति, नेशनल इनपुट कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी। ये सुनने में थोड़ा जटिल है, आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कच्चा माल या पुर्जे लगते हैं यानी इनपुट्स, उन्हें सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराया जाए। अच्छा। अध्याय यहाँ टैरिफ उल्टाओ यानी टैरिफ इन्वर्जन की एक बड़ी समस्या का जिक्र करता है। अच्छा, ये क्या होता है टैरिफ इन्वर्जन? सोचिए, आप भारत में एक मोबाइल फोन बनाना चाहती हैं। अगर बाहर से पूरा बना बनाया फोन मंगवाने पर 10% टैक्स लगे, ठीक है, लेकिन फोन बनाने के लिए जरूरी चिप और स्क्रीन मंगवाने पर 15% टैक्स लगे, तो कोई भारत में फोन क्यों बनाएगा? सही बात है, वो तो बाहर से मंगवाना पसंद करेगा। बिल्कुल, वो तो बस पुर्जे ला के जोड़ने का काम करेगा, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। हमारी अपनी टैक्स नीति ही हमें पीछे धकेल रही है। इसी को टैरिफ उल्टाओ कहते हैं। मतलब हमारी नीतियां ही कभी-कभी मेक इन इंडिया के खिलाफ काम करने लगती हैं। बिल्कुल, इसीलिए अध्याय कहता है कि इनपुट लागत को कम करना किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाना नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाने जैसा है। जब कच्चा माल सस्ता और भरोसेमंद होगा तो हर तरह के उद्योग को फायदा होगा और वो दुनिया के बाजार में बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। और दूसरा स्तंभ आपने बताया उन्नत विनिर्माण, मतलब एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। अध्याय कहता है कि ये सिर्फ ज्यादा उत्पादन करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए जरूरी है। ये थोड़ा अजीब लगता है, मैन्युफैक्चरिंग से अनुशासन का क्या लेना देना? ये इस अध्याय का शायद सबसे शक्तिशाली विचार है। देखिए, जिन सेक्टरों में बहुत सरकारी संरक्षण होता है, वहाँ कंपनियां अक्सर अपनी कुशलता, अपनी एफिशिएंसी की वजह से नहीं, तो फिर किसकी वजह से? अपनी पहुंच, अपने एक्सेस की वजह से सफल होती हैं। मतलब अगर आपके पास सही लाइसेंस या संपर्क हैं, तो आप शायद घटिया प्रोडक्ट बनाकर भी मुनाफा कमा सकते हो। वहाँ जुगाड़ काम कर जाता है। लेकिन उन्नत विनिर्माण में जुगाड़ नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप एक जेट इंजन का पुर्जा या एक जटिल मेडिकल डिवाइस बना रहे होते हैं जिसे दुनिया के मानकों पर खरा उतरना होता है, तो हर चीज एकदम सटीक होनी चाहिए। वहां आप मोल भाव या जुगाड़ नहीं कर सकते। आपका अस्तित्व पूरी तरह से आपके काम की गुणवत्ता यानी एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। अच्छा। और यह सिस्टम की सारी दुखती रगों पर हाथ रख देता है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की देरी हो, बिजली की कटौती हो या स्किल्ड वर्कर की कमी हो। वाह, तो ये एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट जैसा है। बिल्कुल। ये सरकार, कंपनियों, संस्थानों सबको आईना दिखा देता है कि आप वाकई कितने कुशल हैं। एकदम। इसीलिए अध्याय कहता है कि विनिर्माण क्षमता सिर्फ घोषणा करने से नहीं बनती, यह सालों के अनुभव, अनुशासन और लगातार वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने से बनती है। यह एक धीमी और कठिन प्रक्रिया है, लेकिन यही असली ताकत पैदा करती है। ये सब सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। एक अनुशासित ढांचा, पूरी अर्थव्यवस्था में लागत कम करना, उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देना, लेकिन इन सबको जमीन पर उतारेगा कौन? यहाँ सरकार की क्या भूमिका है? हाँ, यहीं पर उद्यमशील राज्य या एंटरप्रेन्योरल स्टेट का जिक्र आता है। पर ये उद्यमशील राज्य वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये असल में मुमकिन है? सरकारी व्यवस्था तो अपनी धीमी रफ्तार और नियमों में बंधे होने के लिए जानी जाती है। ये एक स्टार्टअप की तरह जोखिम कैसे ले सकती है? ये बहुत ही जायज शंका है। और उद्यमशील राज्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार खुद कंपनियां चलाने लगे। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि राज्य एक माली की तरह काम करे, न कि खुद पेड़ बनने की कोशिश करे। माली ये जानता है कि कब पानी देना है, कब खाद डालनी है और कब बेकार टहनियों की छंटाई करनी है। और ये माली वाला काम सरकार करेगी कैसे? अध्याय पूर्वी एशिया के सफल देशों का उदाहरण देते हुए 3 बातें बताता है। पहली, एक ऐसी नौकरशाही जो सिर्फ नियमों के पालन पर नहीं बल्कि नतीजों पर ध्यान दे। रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसका मूल्यांकन इस बात पर हो कि क्या लक्ष्य हासिल हुआ या नहीं। दूसरी, असफलता को सहन करने की क्षमता,
हर नया प्रयोग सफल नहीं होगा। सही बात है। अगर ईमानदार गलतियों के लिए सजा मिलने लगे तो कोई भी अधिकारी जोखिम लेने से डरेगा। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, समर्थन को सही समय पर वापस लेने की विश्वसनीय प्रणाली। मतलब मदद हमेशा के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल, जो उद्योग या कंपनी प्रदर्शन नहीं कर रही उसे बैसाखी देना बंद करना होगा। ठीक है, सरकार तो एक माली की तरह कोशिश करेगी, पर क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? क्योंकि अक्सर हम सारी उम्मीदें सरकार से ही लगा लेते हैं। नहीं, और अध्याय इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। यहाँ निजी क्षेत्र और आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही अहम है। अच्छा। अध्याय 1 कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करता है कि भारत में कॉरपोरेट क्षेत्र अक्सर मुश्किल इनोवेशन में निवेश करके पैसा कमाने के बजाय आसान रास्ते खोजना पसंद करता है। आप रेंट सीकिंग की बात कर रहे हैं? ये शब्द थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका मतलब बस यही है कि कंपनियां इनोवेशन करके पैसा कमाने के बजाय नियमों या लाइसेंस से फायदा उठाकर बिना ज्यादा मेहनत के मुनाफा कमाना पसंद करती हैं? बिल्कुल यही। जब कंपनियां बेहतर संस्थानों जैसे तेज अदालतों, पारदर्शी नियमों या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जोर शोर से मांग नहीं करती, तो सरकार पर भी सुधार का दबाव कम हो जाता है। वे सिस्टम की खामियों के साथ काम करना सीख जाती हैं, बजाय उन्हें ठीक करवाने की मांग करने के। और आम नागरिक, हमारी भूमिका इसमें कहाँ फिट होती है? ये तो एक बहुत ही जमीनी बात लगती है। और शायद सबसे अहम, राज्य की क्षमता यानी सरकार के काम करने की ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ मंत्रालयों में बनती है। तो फिर उसका सह निर्माण होता है। वो हम सबके रोजमर्रा के व्यवहार से बनती या बिगड़ती है। चाहे वो ट्रैफिक नियमों का पालन करना हो, सार्वजनिक जगहों को साफ रखना हो या ईमानदारी से टैक्स देना हो। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब देश की आर्थिक क्षमता सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि हमारे सड़कों पर ट्रैफिक संभालने के तरीके और कूड़ा फेंकने की आदतों में भी छिपी है। बिल्कुल, जब नागरिक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो राज्य को अपनी ऊर्जा और संसाधन कानून व्यवस्था लागू करवाने जैसे बुनियादी कामों पर कम खर्च करने पड़ते हैं। और वो ऊर्जा फिर कहीं और लग सकती है। हाँ, और फिर वही संसाधन बड़ी समस्याओं को सुलझाने, भविष्य की योजना बनाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर लगाए जा सकते हैं। ये बात इस एआई के दौर में और भी जरूरी हो जाती है, जहां मशीनी काम तो ऑटोमेट हो रहा है, लेकिन इंसान का असली मूल्य अब उन चीजों में है जो देखभाल, अनुशासन, भरोसे और निर्णय लेने की क्षमता पर टिकी हैं। ये छोटी छोटी बातें ही एक बड़ी और भरोसेमंद व्यवस्था की नींव बनती हैं। से आगे बढ़कर एक आक्रामक महत्वाकांक्षा की ओर बढ़ रही है। हाँ, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर। लक्ष्य सिर्फ अपना घर बचाना नहीं, बल्कि दुनिया के लिए अपरिहार्य बनना है। सही। और हमने देखा कि इसके लिए एक नहीं, कई मोर्चों पर काम करना होगा। एक अनुशासित और नियम आधारित स्वदेशी नीति, प्रतिस्पर्धी लागत सुनिश्चित करने की रणनीति और सबसे बढ़कर एक उन्नत विनिर्माण क्षेत्र जो पूरी व्यवस्था को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दे। और ये लक्ष्य सिर्फ सरकारी नीतियों के दम पर हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए एक उद्यमशील सरकार, जोखिम लेने को तैयार निजी क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार नागरिकों की एक सम्मिलित भागीदारी की जरूरत है। एक टीम की तरह। बिल्कुल, जैसा कि अध्याय में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ये एक ही समय में मैराथन और स्प्रिंट दोनों दौड़ने जैसा है। आपको लंबी दूरी की सोच भी रखनी है और हर दिन तेजी से काम भी करना है। वाह। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। ये अध्याय तर्क देता है कि किसी भी राज्य की असली क्षमता उसकी संस्थाओं में नहीं, बल्कि उन मानव प्रणालियों में बसती है जिनसे ये संस्थाएं चलती हैं। बहुत गहरी बात है। अगर एक देश की ताकत सरकार और नागरिकों के रोजमर्रा के व्यवहार और मूल्यों से बनती है, तो सोचने वाली बात यह है कि हम 1 अरब से ज्यादा लोगों का समाज जानबूझकर उस अनुशासन, देखभाल और लंबी अवधि की सोच को अपने अंदर कैसे विकसित कर सकते हैं, जो एक ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है जो ना सिर्फ लचीला हो, बल्कि सच में अपरिहार्य हो।